रश्मि आंटी, ये पुकार सुनकर लगा जैसे ये मेरा 7 समंदर पार वैंकूवर में किसी अपने की मिठास भरी पुकार का भ्रम मात्र है। परदेश में भला मुझे कौन पहचानता है। पीछे मुड़कर देखा तो एक 30 से 35 वर्षीय सौम्य सी युवती मुझे पुकार रही थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। हाँ, अरे ये तो लिपि है। मेरे चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर वो अपनी वही पुरानी मुस्कान लेकर बाहें फैलाकर मेरी ओर बढ़ी। इतने बरसों बाद मिलने की चाह में मेरे कदम भी तेजी से उसकी ओर बढ़ गए। वो दौड़कर मेरी बाहों में सिमट गई। हम दोनों की बाहों की कसावट ये जता रही थी कि आज के इस मिलन की खुशी जैसे सदियों की बेताबी का परिणाम हो। मेरी बहू मिताली पास ही हैरान सी खड़ी थी। बेटी कहाँ चली गई थी तुम अचानक? कितना सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में, जाने कैसी होगी, कहाँ होगी मेरी लिपि। कुछ भी तो पता नहीं चला था तुम्हारा। मेरे 1000 सवाल थे और लिपि की बस गर्म आंसुओं की बूंदें मेरे कंधे पर गिरते हुए जैसे सारे जवाब बनकर बरस रही थी। मैंने लिपि को बाहों से दूर कर सामने किया। देखना चाहती थी कि वक्त के अंतराल ने उसे कितना कुछ बदलाव दिया। आंटी, मेरा भी एक पल नहीं बीता होगा आपको बिना याद किए। दुख के पलों में आप मेरा सहारा बनी। मैं इन खुशियों में भी आपको शामिल करना चाहती थी, मगर कहाँ ढूंढती। बस सोचती रहती थी कि कभी तो आंटी से मिल सकूं। भरे गले से लिपि बोली, लिपि, ये मेरी बहू मिताली है। इसकी जिद पर ही मैं कनाडा आई हूँ, वरना तुमसे मिलने के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ता। मैंने मुस्कुराकर माहौल को सामान्य करना चाहा। माँ के चेहरे की खुशी देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितनी बेताब रही हैं। आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं माँ को आपके घर ले आऊंगी। फिर आप दोनों जी भर कर गुजरे दिनों को याद कीजिएगा। मिताली ने नोटपैड निकालते हुए कहा, भाभी, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा घर इस प्रेस्टीज मॉल से अधिक दूरी पर नहीं है। आंटी को जल्दी ही मेरे घर लाइएगा। मुझे आंटी से ढेर सारी बातें करनी है। मुझे जल्दी घर बुलाने के लिए उतावली होते हुए उसने एड्रेस और फोन नंबर लिखते हुए मिताली से कहा, माँ, लगता है आपके साथ बहुत लंबा समय गुजारा है लिपि ने। बहुत खुश नजर आ रही थी आपसे मिलकर। रास्ते में कार में मिताली ने जिक्र छेड़ा। हाँ, लिपि का परिवार ग्वालियर में हमारा पड़ोसी था। ग्वालियर में रिटायरमेंट तक हम 5 साल रहे। ग्वालियर की यादों के साथ लिपि का भोला मासूम चेहरा हमेशा याद आता है। बेहद शालीन लिपि अपनी सौम्य सरल मुस्कान और आदर के साथ बातचीत कर पहली मुलाकात में ही प्रभावित कर लेती थी। जब हम स्थानांतरण के बाद ग्वालियर शासकीय आवास में पहुंचे तो पास ही 2 घर छोड़कर तीसरे क्वार्टर में चौधरी साहब, उनकी पत्नी और लिपि रहते थे। चौधरी साहब का अविवाहित बेटा लखनऊ में सर्विस कर रहा था और बड़ी बेटी शादी के बाद झांसी में रह रही थी। बहुत कुछ कहकर भी मैं बहुत कुछ छिपा गई लिपि के बारे में। रात को एकांत में लिपि फिर याद आ गई। उन दिनों लिपि का अधिकांश समय अपनी बीमार माँ की सेवा में ही गुजरता था। फिर भी शाम को मुझसे मिलने का समय वो निकाल ही लेती थी। मैं भी चौधरी साहब की पत्नी शीला जी का हालचाल लेने जब तब उनके घर चली जाती थी। शीला जी की बीमारी की गंभीरता ने उन्हें असमय ही जीवन से मुक्त कर दिया था। 10 वर्षों से रक्त कैंसर से जूझ रही शीला जी का जब निधन हुआ था तब लिपि एमए फाइनल में थी। असमय माँ का बिछुड़ना और सारे दिन के एकांत ने उसे गुमसुम कर दिया था। हमेशा सूजी पथराई आंखों में नमी समेटे वो अब शाम को भी बाहर आने से कतराने लगी थी। चौधरी साहब ने ऑफिस जाना आरंभ कर दिया था।
उनके लिए घर तो रात्रि भोजन और रैन बसेरे का ठिकाना मात्र ही रह गया था। लिपि को देखकर लगता था कि वो इस गम से उबरने की जगह दुख के समंदर में और भी डूबती जा रही है। सहमी पीली पड़ती लिपि दुखी नहीं, भयभीत भी लगती थी। आते जाते दी जा रही दिलासा उसे जरा भी गम से उबार नहीं पा रही थी। दुखते जख्मों को कुरेदने और सहलाने के लिए उसका मौन इजाजत ही नहीं दे रहा था। मुझे लिपि में अपनी दूर ब्याही बेटी अर्पिता की छवि दिखाई देती थी। फिर भला उसकी मायूसी मुझसे कैसे बर्दाश्त होती। मैंने उसकी दीर्घ चुप्पी के बावजूद उसे अधिक समय देना शुरू कर दिया था। बेटी लिपि, अब तुम अपने पापा की ओर ध्यान दो। तुम्हारे दुखी रहने से उनका दुख भी बढ़ जाता है। जीवन साथी खोने का गम तो है ही, तुम्हें दुखी देखकर वे भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। अपने लिए नहीं तो पापा के लिए तो सामान्य होने की कोशिश करो। मैंने प्यार से लिपि को सहलाते हुए कहा था। पापा का नाम सुनते ही उसकी आंखों में घृणा का जो सैलाब उठा, उसे मैंने साफ साफ महसूस किया। कुछ न कह पाने की घुटन में उसने मुझे अपलक देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बहुत समझाने पर हिचकियां लेते हुए वो अपने अंदर छिपी सारी दास्तां कह गई। आंटी, मैं मम्मी के दुनिया से जाते ही बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। भैया और दीदी 13वीं के बाद ही अपने अपने शहर चले गए थे। माँ की लंबी बीमारी के कारण घर की व्यवस्थाएं नौकरों के भरोसे बेतरतीब ही थी। मैंने जब से होश संभाला, पापा को मम्मी की सेवा और दवाओं का ख्याल रखते देखा और कभी कभी खींचकर अपनी बदकिस्मती पर चिल्लाते भी। मेरे बड़े होते ही मम्मी का ख्याल स्वतः ही मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। पापा के झुंझलाने से आहत मम्मी मुझसे बस यही कहती थी कि बेटी, मैं बस तुम्हें ससुराल विदा करने के लिए ही अपनी सांसें थामे हूँ, वरना अब मेरा जीने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। लेकिन मम्मी मुझे बिना विदा किए ही दुनिया से विदा हो गई। पापा को मैंने पहले कभी घर पर शराब पीते नहीं देखा था, लेकिन अब पापा घर पर ही शराब की बोतल लेकर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे नशा चढ़ता है, पापा का बड़बड़ाना भी बढ़ जाता है। इतने सालों से दबाई अतिरिक्त कामनाएं शराब के नशे में बहकर बड़बड़ाने में और हाव भाव से बाहर आने लगती हैं। पापा कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जवानी एक जिंदा लाश को ढोने में बर्बाद कर दी। अब वे भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। रिश्तों की गरिमा और पवित्रता को भुलाकर वासना और शराब के नशे में डूबे हुए पापा मुझे बेटी के कर्तव्यों के निर्वहन का पाठ पढ़ाते हैं। मेरे आसपास अश्लील माहौल बनाकर मुझे अपनी तृप्ति का साधन बनाना चाहते हैं। वे कामुकपन मुझे पाने का प्रयास करते हैं और मैं खुद को इस बड़े घर में बचाती छिपाती भागती हूँ। नशे में डूबे पापा हमारे पवित्र रिश्ते को भूलकर खुद को मात्र नर और मुझे नारी के रूप में ही देखते हैं। अब तो उनके हाथों में बोतल देखकर मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हूँ। वे बाहर बैठे मुझे धिक्कारते और उकसाते रहते हैं और कुछ देर बाद नींद और नशे में निढाल होकर सो जाते हैं। सुबह उठकर नशे में बोली गई आधी अधूरी याद बदतमीजी के लिए मेरे पैरों पर गिरकर रो रो कर माफी मांग लेते हैं और जल्द ही घर से बाहर चले जाते हैं। ऊंचे सुरक्षित परकोटों के घर में मैं सबसे सुरक्षित रिश्ते से ही असुरक्षित रहकर किस तरह दिन काट रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। इस समस्या का समाधान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कहकर सिर झुकाए बैठ गई थी लिपि। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। मैं सुनकर आश्चर्यचकित थी कि
चौधरी साहब इतना भी गिर सकते हैं? लिपि अपने अविवाहित भाई रौनक के पास भी नहीं जा सकती थी और झांसी में उसकी दीदी अभी संयुक्त परिवार में अपनी जगह बनाने में ही संघर्षरत थी। वहां लिपि का कुछ दिन भी रह पाना मुश्किल था। घबरा कर लिपि आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण अंजाम का मन बनाने लगी थी, लेकिन आत्महत्या अपने पीछे बहुत से अनुत्तरित सवाल छोड़ जाती है। ये समझदार लिपि जानती थी। मैंने उसे चौधरी साहब और रौनक के साथ गंभीरता पूर्वक बात कर उसके विवाह के बाद एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब दिखाकर उसे दिलासा दिया। अब मैं उसे अधिक से अधिक समय अपने साथ रखने लगी थी। मुझे अपनी बेटी की निश्चित डेट पर हो रही ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के लिए बेंगलुरु जाना था। मैं चिंतित थी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद लिपि अपना मन कैसे बहलाएगी। यह एक संयोग ही था कि मेरे बेंगलुरु जाने से एक दिन पहले रौनक लखनऊ से घर आया। मेरे पास अधिक समय नहीं था, इसलिए मैं उसे निसंकोच अपने घर बुला लाई। एक अविवाहित बेटे के पिता की विचलित मानसिकता और उनकी छत्र छाया में पिता से असुरक्षित बहन का दर्द कहना जरा मुश्किल ही था, लेकिन लिपि के भविष्य को देखते हुए रौनक को सब कुछ थोड़े में समझाना बहुत जरूरी था। सारी बात सुनकर उसका मन पिता के प्रति आक्रोश से भर उठा। मैंने उसे समझाया कि वो क्रोध और जोश में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो लिपि के लिए सुरक्षित और बेहतर हो। अगली सुबह मैं अकेली बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई थी और जाकर अर्पिता की डिलीवरी से पूर्व की तैयारी में व्यस्त हो गई थी कि तीसरे दिन मेरे पति ने फोन पर बताया कि तुम्हारे जाने के बाद अगली शाम रौनक लिपि को झांसी भेजने के लिए स्टेशन गया था कि पीछे घर पर अकेले बैठे चौधरी साहब की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। रौनक को अंदर से बंद घर में पापा टेबल से टिके हुए कुर्सी पर बैठे मिले। बेचारे चौधरी साहब का कुछ पढ़ते हुए ही हार्ट फेल हो गया। लिपि और उसकी बहन भी आ गई हैं। चौधरी साहब का अंतिम संस्कार हो गया है और मैं कल 1 माह के टूर पर पटना जा रहा हूँ। चौधरी साहब के निधन को लिपि के लिए सुखद मोड़ कहूँ या दुखद, ये तय नहीं कर पा रही थी मैं। तब फोन भी हर घर में कहाँ होते थे। मैं कैसे दिलासा देती लिपि को? बेचारी लिपि कैसे कहाँ रहेगी अब? उत्तर को वक्त के हाथों में सौंप कर मैं अर्पिता और उसके नवजात बेटे में व्यस्त हो गई थी। 3 माह बाद ग्वालियर आई तो चौधरी साहब के उजड़े घर को देखकर मन में एक टीस पैदा हुई। पति ने बताया कि रौनक चौधरी साहब की 13वीं के बाद घर के अधिकांश सामान को बेचकर लिपि को अपने साथ ले गया है। मैं उस वक्त टूर पर था, इसलिए जाते वक्त मुलाकात नहीं हो सकी और उनका लखनऊ का एड्रेस भी नहीं ले सका। लिपि मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही, लेकिन उससे मिलने की अधूरी हसरत इतने सालों बाद वैंकूवर में पूरी हो सकी। सोमवार को नून शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार होते समय मिताली ने कहा, माँ मेरी लिपि से फोन पर बात हो गई है, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ देती हूँ, आप तैयार हो जाइए। वो आपको वापस यहाँ छोड़ते समय घर भी देख लेगी। लिपि अपने अपार्टमेंट के गेट पर ही हमारा इंतजार करती मिली। मिताली के ऑफिस रवाना होते ही लिपि ने कहा, आंटी आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आइए पहले इस पार्क में धूप में बैठते हैं। मैं जानती हूँ कि आप तब से आज तक ना जाने कितनी बार मेरे बारे में सोचकर परेशान हुई होंगी। हाँ लिपि, चौधरी साहब के गुजरने के बाद तुम ग्वालियर से लखनऊ चली गई थी, फिर तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चला। चौधरी साहब की अचानक मृत्यु ने तो हमें अचंभित ही कर दिया था।
प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र है। मैंने अफसोस के साथ कहा, आंटी, जो कुछ बताया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। रौनक भैया उस दिन आपके यहाँ से आकर चुप पर बहुत आक्रोशित थे। पापा ने रात को शराब पीकर भैया से कहा कि अब तुम लिपि को समझाओ कि ये माँ के गम में रोना धोना भूलकर मेरा ध्यान रखे और अपनी पढ़ाई में मन लगाए। सुनकर भैया भड़क गए थे। पापा के मेरे साथ अच्छे व्यवहार पर उन्होंने पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई और कलयुगी पिता के रूप में उन्हें बेहद धिक्कारा। बेटे से लांछित पापा अपनी करतूतों से शर्मिंदा बैठे रह गए। उन्हें लगा कि ये सारी बातें मैंने ही भैया को बताई हैं। भैया की छुट्टियां बाकी थी, लेकिन वे मुझे झांसी दीदी के पास कुछ दिन भेजकर किसी अन्य शहर में मेरी शिक्षा और हॉस्टल का इंतजाम करना चाहते थे। वे मुझे झांसी के लिए स्टेशन पर ट्रेन में बिठाकर वापस घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो भैया पीछे आंगन की दीवार फांदकर अंदर पहुंचे तो पापा कुर्सी पर बैठे सामने मेज पर सिर के बल टिके हुए मिले। उनके सीधे हाथ में कलम था और बाएं हाथ की कलाई से खून बह रहा था। भैया ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया। तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। भैया ने डॉक्टर अंकल और झांसी में दीदी को फोन कर दिया था। पापा ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या करने के लिए अपने बाएं हाथ की कलाई की नस काट ली थी और फिर मेरे और भैया के नाम एक खत लिखना शुरू किया था। होश में रहने तक वे खत लिखते रहे जिसमें वे केवल हमसे माफी मांगते रहे। उन्हें अपने किए व्यवहार का बहुत पछतावा था। वे अपनी गलतियों के साथ और जीना नहीं चाहते थे। पत्र में उन्होंने आत्महत्या को हृदयाघात से स्वाभाविक मौत के रूप में प्रसारित करने की विनती की थी। भैया ने डॉक्टर अंकल से भी आत्महत्या का राज उन तक ही सीमित रखने की प्रार्थना की और छिपा कर रखे उनके सुसाइड नोट को एक बार मुझे पढ़वाकर नष्ट कर दिया था। हम दोनों अनाथ भाई बहन शीघ्र ही लखनऊ चले गए थे। मैं अवसादग्रस्त हो गई थी, इसलिए आपसे भी कोई संपर्क नहीं कर पाई थी। भैया ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मनोचिकित्सक से परामर्श किया। लखनऊ में हम युवा भाई बहन को भी लोग शक की दृष्टि से देखते थे, लेकिन तभी अंधेरे में आशा की किरण जागी। भैया के दोस्त केतन ने भैया से मेरा हाथ मांगा। सच कहूँ तो आंटी, केतन का हाथ थामते ही मेरे जीवन में खुशियों का प्रवेश हो गया। केतन बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मेरे दुख और एकांकीपन से उबरने में उन्होंने मुझे बहुत धैर्य से प्रेरित किया। मेरे दुख का स्वाभाविक कारण वे मम्मी पापा की आशामयी मृत्यु ही मानते हैं। मैंने अपनी शादी का कार्ड आपके पते पर भेजा था, लेकिन बाद में पता चला कि अंकल के रिटायरमेंट के बाद आप लोग वहां से कहीं चले गए थे। मैं और केतन 2 वर्ष पहले ही कनाडा आए हैं। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी कड़वाहटें भूलकर केतन के साथ बहुत खुश हूँ। बस एक ही ख्वाहिश थी, आपसे मिलकर अपनी खुशियाँ बांटने की। वो आज पूरी हो गई। आपके कंधे पर सिर रखकर रोई हूँ आंटी। खुशी से गलबहियां डालकर आपको भी आनंदित करने की चाह आज पूरी हो गई। लिपि ये कहकर गले में बाहें डालकर मुग्ध हो गई थी। मैंने उसकी बाहों को खींच लिया, उसकी खुशियों को और करीब से महसूस करने के लिए। आंटी, मैं पिछली जिंदगी की ये कसैली यादें अपने घर की दरो दीवार में गूंजने से दूर रखना चाहती हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पार्क में ले आई थी। आइए आंटी, अब चलते हैं। मेरे प्यारे घर में केतन भी आज जल्दी आते होंगे आपसे मिलने के लिए, लिपि ने उत्साह से कहा और मैं उठकर मंत्र मुग्ध सी उसके पीछे पीछे चल दी।
उसकी बगिया में महकते खुशियों के फूल चुनने के लिए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।